बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में न सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी कमेंट किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये एक मरतबा इस बात को दोहराया है कि आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और उसके बाद हम यानी हमारी हुकूमत जो है वो आइनी तरीक़ेकार से आई है, तो किस चीज़ का शोर जो है वो PTI मचाती रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये ऑफ़र दिया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बहरहाल बातचीत के दरवाजे अभी तक खुले हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज मरियम नवाज़ साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने खूब तनकीद की PTI के उस लॉन्ग मार्च के हवाले से। आज वो शहीद कांस्टेबल के घर गई और वहाँ पर उनके बच्चों को भी मिली हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली में दो अहम बिल जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। एक तो नैब तरमीमी बिल है और दूसरा इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन का जो EVM के मुतालिक था, उसमें चूँकि बड़े पहले ही मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती थी, उसमें भी तरमीम की गई है, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला जो जिसका ताल्लुक़ आम आदमी से है, बिलखसूस इस्लामाबाद में रहने वालों के हवाले से है कि इस्लामाबाद में गैर मयारी और मिलावट शुदा दूध जो है उसकी कसरत हो चुकी है और उसमें इंतज़ामिया जो है उसके भी साथ मिले होने के किसी हद तक शवाहिद मौजूद हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये सूरत हाल क्यों बढ़ती चली जा रही है और असल मामलात क्या हैं, अंदर की खबर क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज एक तो बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए। आज कौमी असम्बली में उन्होंने लंबी चौड़ी ज़ाहिर है गुफ्तगू की है, उसमें खूब तनकीद की कि ये फितना और फसाद हम कह रहे थे कि फैलाया जा रहा था और फिर जिस तरह इमलाक को गुज़िश्ता रोज़ नुकसान पहुँचाया गया उससे हमारे मौक़िफ़ को तायद मिली है और चूँकि कोर्ट का हुक्म था तो हमने उसको तस्लीम किया और वो हम पर ज़रूरी था कि हम उसको तस्लीम करते, मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये ऑफ़र कर दी कि इमरान खान साहब अभी भी बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। ये मुज़ाकरात की एक लिहाज से दावत दे रहे हैं, हालांकि जो कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात के हवाले से कहा था कि मुज़ाकराती कमेटी बनाएं और कुछ मामलात को डील करें, तो वो तो नहीं हो पाया। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो बात की है वो बात बिल्कुल ठीक है कि सियासत में दरवाज़े बंद नहीं किए जाते, आप मुज़ाकरात करते हैं। ये इमरान खान नियाज़ी साहब ऐसे वाहिद वज़ीर आज़म थे कि जो अपोजिशन से बात करना तो दूर की बात है, अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं वो अपोजिशन को देखना पसंद नहीं करते थे और अपोजिशन को चोर डाकू और बस यही कुछ कहते थे। पौने 4 साल, साढ़े 3 पौने 4 साल जितना अरसा वो वज़ीर आज़म रहे हैं इमरान खान नियाज़ी साहब, उन्होंने अपोजिशन लीडर से कोई बात नहीं की। ठीक है जी। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ गए हैं तो उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं किए जाते, मुज़ाकरात की बात की जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही फितना और फसाद की, क्या लोगों को अगर सुनाई नहीं देता तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं। क्या शेख रशीद अहमद साहब ने ये नहीं फरमाया था ये खूनी मार्च होगा? क्या गहराव जलाओ की बातें नहीं की थी? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि लोग अपने आप को जलाना चाहते हैं? ये बातें उन्होंने की। मार्च शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी तादाद में असला नहीं पकड़ा गया, गनें नहीं पकड़ी गई, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है कि जी वो गनें इस्लामाबाद लाई जा रही थी। ठीक है, ये कौन सा मतलब मार्च करना जा रहे थे? ये कौन सा मार्च करना चाह रहे थे? दुनिया की तारीख में कौन सा ऐसा मार्च हुआ है जो मुसल्ला होकर लोगों ने किया हो? ये एहतजाज आप कर रहे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज जो है आप करें, आपको आइन पाकिस्तान आपको हक देता है कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, आप जो मर्जी है कहना चाहते लेकिन हैं ये तो आप ज़ाहिर कहें। रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन था जब तक उस वक्त तक ये एक बात की जा रही थी कि वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने ये तो एक आईनी हक है तमाम सियासी जमातों का, इस तरह से पहले गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अगर कोई एक्ट रिपोर्ट होता है तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर नहीं, कानून हरकत में देखें आता है। देखें बात यह है, ये जो लेकिन फिर बाद में जो अदालत ने हुक्म दिया और उसके बाद रास्ते हटा दिए गए और उसके बाद जो सूरत हाल हुई, यकीनी तौर पर यह जिम्मेदारी PTI अदालत पर आयद पाकिस्तान होती की है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि रास्ते खोल दिए जाएं, खोल दिए गए और कहा कि H9 पार्क, H9 के पास ये जो है ना जलसा करेंगे जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था। ये बात कही, इनको कहा गया दोनों पार्टियों को, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, कि आप बात करें चीफ कमिश्नर साहब के ऑफिस में।
ये वहाँ गए, इनके टाइम में कुफार कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, आग लगा दी गई। क्या आप मुझे बताएं कि आग लगी और जो कुछ हुआ, ये कोई मुहज़्ज़ब तरीका है एहतजाज करने का? ये कोई तरीक़ाकार इमलाक है को नुकसान कि पहुंचाया गया, फिर अब जब कल सबसे बड़ी को बात यह कि जो हुक्म अदालत ने दिया था उसको वायलेट किया गया ना। अब अब आप आपको मुझे बताएं कि जी कल अगर अदालत ये कहे, इन्हीं के बारे में कहे कि जनाब आप जो इनको एहतजाज करने दें, तो हुकूमत ये कहेगी ना कि जनाब आपने पहले भी आर्डर दिया था तो इन्होंने आग लगा दी थी। अच्छा, इस हवाले से भी बात करते हैं कि इस्तदाद जो है वो की गई थी कोर्ट से भी इस हवाले से कि आप देखें कि वायलेशन हुई है, लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि हमने तो अपने आगे बढ़कर जो है वो कोशिश की कि सियासी मामला जो सेटल डाउन हो जाएं। उस पर उनके रिमार्क्स भी सामने आए हैं, इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि साथ ये भी कहा कि हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम आपके कहने पर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो बुनियादी मुतालबा था पीटीआई की जिसकी वजह से ये लॉन्ग मार्च हो रहा था और वो डिमांड कर रहे थे। ये तो ऐवान जो है हमारी इत्तेहादी जमातें जो है हम मिलकर फैसला करेंगे कब होने। तो उन्होंने मजीद क्या कहा, ज़रा सुनते हैं। जी सुनाइएगा शहबाज शरीफ साहब क्या बात कर रहे हैं कौमी असम्बली में। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना। तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। आज लहजे में गर्मी भी थी और बॉडी लैंग्वेज में एतमाद भी था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। जब आप खुद ये कह रहे थे ना कि लहजे में एतमाद में था, तो आप जब ये अल्फाज की अदायगी हो रही थी तो आप ज़ेर लब मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने वो महसूस किया कि आज आप भी जो पीटीआई का धरना है उसकी नाकामी का और ये सारी चीज़ों का आपको भी इल्म है कि ये जब आया और कहा जी धरना आ रहा है जी 20 लाख लोग हो जाएंगे। आप ये बताएं, मैंने 1985 से पाकिस्तान की सियासत को देखा है, मैं जर्नलिज्म में आया हूँ और मैंने धरने भी देखे, मैंने जमात इस्लामी के धरने भी देखे, मैंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बड़े बड़े जलसे देखे, उनके लॉन्ग मार्च भी देखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना फ्लॉप शो कोई नहीं देखा जो खान साहब ने किया। अच्छा, अब आपने मेरी मुस्कुराहट का जिक्र किया तो थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मुस्कुराहट के पीछे ये था कि आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े दबंग अंदाज में बोल रहे हैं और गुज़िश्ता 2 रोज़ में भी हमने सूरत हाल देखी। बहरहाल हुकूमत किसी हद तक घबराहट का शिकार थी। नहीं, ये घबराहट का शिकार बिल्कुल नहीं थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ जो थे वो फ्रंट पे सनाउल्लाह खान थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, और राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत दबंग तरीके से इनका मुकाबला किया। अगर कोर्ट ना कहती तो ये शायद इंटर भी ना हो सकते, और मैं समझता हूँ अगर ये इंटर ना हो सकते तो फिर ये पता ना चलता कि ये छोटा सा जो एक जत्था सा है इन लोगों का, वो कहाँ गए 20 लाख लोग। 20 लाख लोग बहुत बड़ी बात है। एतजाज़ नकी साहब, अगर आप इस्लामाबाद में 2.5-3 लाख लोग लें, ये छोटा सा शहर है, ये ब्लॉक हो जाता है, और कहा जी 20 लाख लोग लेके आएंगे, और आपने देखा है कि कितना मतलब इनका फ्लॉप शो, किधर गए वो 20 लाख लोग। और बैठना था कि जी हम इलेक्शन की डेट लेके जाएंगे, हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, कहाँ गए। आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में आपको कहा था जी, और आप उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे जब मैंने ये कहा था कि अब इनको वो सहूलत मुयसर नहीं है जो 2000 पिछले 14 में 15 में इनको जो सहूलत मुयसर थी, वो अब नहीं है। अब ये नहीं कर सकेंगे। जहांगीर खान तरीन भी नहीं है, अलीम खान भी नहीं है। कौन गाड़ियों के पैसे देगा और कौन लाएगा। और फिर वोट आपने लिए सबसे ज़्यादा पंजाब से, और आप अपना लॉन्ग मार्च ला रहे हैं लाहौर से। अब वहाँ से लेके आते पेशावर से लेके आए, पेशावर से लेके आए। वोट आपको पंजाब लाहौर से मिले हैं, आप लाहौर से लेके आते ना। लाहौर से ये पूरी क़यादत इनकी पंजाब की, और ख़ुद इमरान खान न्याजी साहब लाहौर से ये 5000 लोग नहीं निकाल सके। ये नहीं है कि मुझे कोई हुकूमती सोर्स ने बताया, मैंने वहाँ अपने जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे बात की है, बाकी जो इदारों के लोग उनसे बात की। 5000 लोग लाहौर में नहीं थे। ये एक फ्लॉप शो था, ये एक नाकाम शो था, और इसकी नाकामी इमरान खान की सियासत को उस सतह पर ले गई कि जहाँ से अब शायद ये वापस नहीं हो सकेंगे। वही बात जो आपने कहा, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि इनकी नाकामी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के एतमाद में उसने इजाफा हौसला अफजाई की है। और वो खान साहब के जी अब हम आएंगे, हम तारीख लेके जाएंगे, हम इलेक्शन की, हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे।
भाई ये 2-4 हज़ार लोगों से तो काम नहीं चलता। नहीं, शहबाज और शरीफ साहब आज जिस एतमाद से बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आज उनको करनी चाहिए। जाहिर है वो वज़ीर आज़म है, उनकी जिम्मेदारी थी। अमन अमान की सूरत हाल देखें या सियासी तौर पर हम देखें, उससे पहले तो परेशानी थी। परेशानी ये थी कि इलेक्शन के हवाले से कोई 30-31 मई की डेट सामने आ रही थी, इलेक्शन करवा दिया जाए, क्या किया जाए, ये सारी मईशत की जो तबाही है ये टोकरा अपने सर पे ना लिया जाए, फिर तमाम इत्तेहादी जो हैं वो शेयर करें इन मसाइल को और सब जो है वो जिम्मेदारी कबूल करें, फिर सबको बिठाकर ये बातें की गई। तो ये इस नौयत की परेशानी, और जाहिर है उसके पीछे एक इनका एहतजाज और लॉन्ग मार्च और रोज़ाना के जलसे भी सबके सामने थे। अब चूंकि बादल छटे हैं तो आज मैं ये समझता हूँ, मेरा एक ओपिनियन है, तो गलत हो सकता है, आप डिफर कर सकते हैं, आज जो एतमाद है यकीनी तौर पर ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, पूरी नून लीग या पूरी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो पूरा एतमाद दिखाई दे रही है और ये ज़ाहिर उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं ज़रा तारीख़ के हवाले से, फिर आप मेरी बातों में मुस्कुराते भी हैं प्रोग्राम के बाद भी। बाबर जो था वो इब्तदा थी बरे सग़ीर में मुग़ल हुक्मरानों की, सही, और अकबर जो था वो मुग़ल हुक्मरानों का क्लाइमैक्स था। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसके बाद फिर वो ज़वाल शुरू हो गया। खान साहब का क्लाइमैक्स ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान नियाज़ी की पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही होगी जैसे छोटे मोटे लोग करते रहते हैं, जैसे मरहूम असगर खान करते थे, ये उसी किस्म की सियासत होगी। अब ये भूल जाएं कि कोई आपने तरीके इस्तिक़लाल का हवाला दे रहे हैं, कोई आरटीएस अपने सिस्टम नाम बैठेगा जी, कोई ठीक है। आरटीएस सिस्टम बैठेगा या इनको वोट पड़ जाएंगे, अब वो वाली बात नहीं होगी। नहीं, वो मैं आपने ये अकबर का हवाला दिया, अकबर का, फिर आप कहते हैं कि मुस्कुराते, वो 9 रतन जो हैं वो तो हमें दिखाई नहीं दिए कल के लॉन्ग मार्च में। जिस खूनी तसादुम का खदशा इजहार कर रहे थे कि जलसों में शेख साहब कहते रहे, वो ये क्लेम करने वाली शख्सियत भी कल हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आई। इस पे भी बात करते हैं और फिर अब हुकूमत के लिए क्या मामला थे इस पे भी बात करते हैं। नाजरीन, जहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं आज मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में बड़े दबंग अंदाज में कहा है कि हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे, और खान साहब हाँ अलबत्ता मुज़ाकरात और बातचीत के दरवाजे खुले। बड़ा बैलेंस उन्होंने बारे, ये स्टेटमेंट है उनकी। लेकिन ज़्यादा साहब एक और बात जो की गई, वो आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब भी कह रही हैं, मरियम नवाज़ साहब भी कह रही हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि वफाक की एक इकाई वफाक के ऊपर चढ़ दौड़ी है। उनके वसाइल इस्तेमाल हुए, पुलिस इस्तेमाल हुई, उनके दीगर जो है अखराजात का हम जिक्र करें वो इस्तेमाल हुए, और उन्होंने वफाक पे चढ़ाई की है। इनका ये बयानिया कहाँ तक जाएगा? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब हुकूमत कोई बयानिया इनके बारे में दे या न दे, इमरान खान नियाज़ी साहब और उनकी सियासत का ज़वाल शुरू हो गया है। बात ये नहीं है जो आप ब्रेक में मुझे कह रहे थे कि मैं पूछूंगा, बड़े सख्त सवाल आप करते हैं ब्रेक में भी। चले मैं सवाल रख दूं, मैं वो सामने ही रख दूं। वो सवाल ये है कि मामला जब हम आज़ादी मार्च की बात कर रहे हैं जो कि अख्तिताम पजीर हो गया है, अब लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी सोशल मीडिया पे रोज़ाना की बुनियाद पर कि 5,000 थे, 2,000 थे, 3,000 थे, 30,000 थे। सवाल अब ये नहीं रहा मेरे नज़दीक, मैं कहता हूँ 10 लाख थे या 5,000 थे या 2,000 थे। सवाल तो ये है कि लीडर ने कहा था, उसके साथ जितने भी लोग हों, उसने खड़े होकर इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त भी ये बात की थी कि जनाब हम इलेक्शन की डेट लेकर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उसके अलावा। चाहे अदालत ने हुक्म दे दिया था H9 की बात, जलसा करके वापस जाने की बात, उसके बावजूद लीडर ने यह बात की थी और वो लीडर खुद चला गया। अब तो सवाल यहाँ पे खड़ा है। आप देखें, जब आपको याद होगा जिस दिन इन्होंने धरना करना था उस रात को हमारा प्रोग्राम था, और मैंने आपको उस प्रोग्राम में ये कहा कि अगर ये यहाँ आए और धरना दिया और इनको इंतखाबात की डेट ना मिली तो इनके हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। अब बात यह है कि आपको याद है खान साहब बड़े दबंग अंदाज में कहते थे, मैं अकेला भी बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा जी। अगर मसला आपने तादाद का ये कहा कि तादाद को छोड़ें तो फिर रुकते ना मेरे भाई। ये आज जो 40 दर्जा महसूस हो रहा है, इतनी गर्मी महसूस हो रही है, तो डी चौक पे बैठे होते ना किसी दरख्त के नीचे कि मैं बैठा हूं, आते ना फिर। ये तो सुबह ही चले गए। वो हमारे डायरेक्टर करंट अफेयर है नदीम हुसैन साहब, वो कहते हैं ये तो यार शाम की पार्टी है, शाम की इनसे आप सियासत करा लें, धूप में ये नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों नहीं बैठे? ये कहते फिर मैं अकेला हूं, बस मैं बैठा हूं, मेरे साथ जितने 500 लोग 1000 लोग बैठे हैं मैं बैठा हूं यहाँ पर।
ये होती है कमिटमेंट। खान साहब नारे और मारते हैं, बातें और करते हैं, टच देते रहते हैं। जो उनको लोग कहते हैं जी ये टच दे दें खान साहब, ये टच दे दें, टच देते रहते हैं। टचों से सियासत नहीं चलती, वो चल गई जो चलनी थी। जो मैंने आपको बात की ना, वो अकबर के बाद मुगलों का जवाल शुरू हो गया। और आप ये बात लिख लें, अकबर के बाद नौरत्न नहीं रहे, इनके पास भी नहीं रहे। वो नौरत्न तो नशे से नजर नहीं मैं आया आज काला कर में। रहा हूं कि आप इस धरने के बाद ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है, इस लॉन्ग मार्च ने खान साहब की सियासत को बिल्कुल जीरो पे आके खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं कि मैं 6 दिन के बाद आऊंगा और 20 लाख आदमी लेके आऊंगा, आपको पता है राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि आप 6 लाख लोग ले आओ, मैं आपकी हिमायत करूंगा। उनको पता है नहीं निकलेंगे लोगों को, उनको पता है कि लोग गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से तंग हैं। अच्छा अब आपने कोई इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो आज मियां ये साहब ने कहा मियां साहब है, ने वज़ीर कहा है कि आज़म साहब ने, कमेटी ठीक है। बना दी गई है। और अब असद उमर साहब भी कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करेंगे। कुछ नहीं रहा इनके पल्ले, पूरा मुल्क जैम कर देंगे। ये वैसे बड़े दिनों हम के सब बाद कुछ कर 4 देंगे। साल बाद पीटीआई के किसी आम शख्सियत का यह बयान सामने आया कि हम मुज़ाकरात करेंगे। वरना मुज़ाकरात का वो उस वक्त जब ये अपोजिशन में थे, इत्तेहादी हुकूमत जो है, जब ये मुज़ाकरात की बात करते थे वो कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बयान आया ना कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे, इसने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, अगला सवाल मेरा, मौजूदा हुकूमत तनकीद हो चुकी, लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका, मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। उस पर कोई लंबी चौड़ी आज बात नहीं हुई। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है बजट सेशंस भी शुरू होंगे, उस पर बात भी होगी। लेकिन इस वक्त क्या पोजीशन है हुकूमत की? क्योंकि आवाम का बड़ा मसला तो मईशत है, अगर इन्हें हल कर दिया तो कोई भी लॉन्ग मार्च इनको कुछ नहीं कह सकता। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मईशत ही है जिसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक होती हैं या ख़राब होती हैं। सियासत भी इसी के साथ चलती है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी एक दफ़ा नैब कोर्ट में पेश होने गए थे, उन्होंने कहा नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। याद होगा आपको? बिल्कुल ठीक। मईशत को बेहतर बनाने के लिए इनके IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और काफ़ी बेहतर चीज़ें चल रही हैं। तकरीबन आगे इख्तिताम पजीर हो गए वो, तो यही कह रहे हैं कि सब्सिडी इन्होंने एग्रीमेंट जो किया उसको वायलेट किया, इसलिए वो जो खान साहब ने एग्रीमेंट किया है ना, जी। उसी एग्रीमेंट की सज़ा ये कौम भुगत रही है। तो वो नहीं, वो भी कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी 4 महीने की, और बाकी ये जो खान साहब का 30 लाख का वो था, धरना था और लोगों ने 20 लाख ने आके जमा हो जाना था, ये होना था। उस दौरान हुकूमत थोड़ी सी ये सोच रही थी कि अगर ऐसा ही धरना होना है और सब कुछ हो जाना है तो हमें फिर अभी कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इनसे तो निपट लें। खान साहब को जो गुब्बारे में हवा थी वो तो निकल गई है। अब थोड़े से सख्त फैसले करेंगे, यानी अब आवाम से निपटेगी हुकूमत। निपटेंगे नहीं, मैं समझता हूँ आवाम को ये सहूलतें देंगे, थोड़ी सी कीमतें बढ़ाएंगे जो IMF ने कहा है। और जैसे IMF से पैसे मिलेंगे, डॉलर का जो रेट ऊपर जा रहा है ये भी थोड़ा कंट्रोल होगा, थोड़ी मुआशी हालत भी बेहतर होगी। जैसे हमें IMF से पैसे मिलेंगे फिर बाकी इदारों से और बाकी मुल्कों से भी मिलेंगे, तो सूरत हाल ये बेहतर करेंगे, बजट ये अच्छा पेश करेंगे। और सिर्फ ये बजट नहीं पेश करेंगे, अब तो वो कह रहे हैं अगला बजट भी हम पेश करेंगे, अब तो कह रहे हैं अगला बजट भी हम पेश करेंगे। और कल जो खान साहब का फ्लॉप शो हुआ है, आप यकीन करें इस शो से पहले अगर इलेक्शन हो जाते इस मुल्क में और खान साहब हार जाते, उन्होंने फिर ये कहना था कि जी एक और धरना है जी, मैं तो मानता नहीं हूँ। अब ये अगर ये अगले साल में इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शन तक खान साहब अब जितने, पहले तो मेरे ख्याल में कोई इस तरह के धरना शो वो अपने करेंगे नहीं, और अगर वो करेंगे तो वो इसी तरह फ्लॉप होते जाएंगे और आवाम को भी पता चलता जाएगा कि जो आवाम इनके जलसों में नहीं आ रही उन्होंने वोट कहाँ से देने हैं। तो अब जो माशी हालत की आपने बात की वो यकीनन बहुत मुश्किलात है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मुश्किलात है। पैसे नहीं हैं, मसाइल हैं, बजट सर पे आ गया है, बजट बन रहा है मुख्तलिफ वजारतों में। इस पर भी हम अपने अंदा प्रोग्राम में बताएंगे कि डिफेंस में बजट बन रहा है, वजारत दाखिला में कितना बन रहा है, और बाकी जो वजारतें हैं जो बड़ी अहम वजारतें हैं, वजारत खारजा है उसका बजट कितना बन रहा है, ये फिगर कुछ आ गए हैं मेरे पास, कुछ आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारा सिस्टम चलाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे IMF से बातचीत हो रही है और अब ये सारा चीज़ बैठ गई है, गुब्बारे से हवा निकल गई, तो अब सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा, बेहतर हो जाएगी और मुआशी हालत भी बेहतर होगी। मुआशी हालात भी अगर सूरत हाल ये है तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अच्छे हो सकते हैं, खुदा करे कि अच्छे हो जाएं। आपने बात की अभी कि उन्होंने कहा इलेक्शन भी बर वक्त होंगे और इलेक्शन आइंदा साल होंगे। आज कौमी असम्बली में बहुत जल्दी में बड़े काम किए हैं मौजूदा हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, बहुत जल्दी थी इनको। मईशत पे तो बात बाद में होती रहेगी,
इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से तरामीम आज कौमी असम्बली में बिल मंजूर कर लिया गया है। नैब तरामीम का बिल जो है वो कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो दो बुनियादी काम हुकूमत करना चाह रही थी, इससे पहले चूंकि आज के एजेंडे पे यकीनी तौर पर यह रखा गया था और वो बिल मंजूर करवाए गए ना, तो ये तो अचानक हुआ कि रात को खान साहब चले गए। अगर वो बैठे रहते तो आज ये जल्दी जल्दी में यही करने जा रहे थे, तो आज उन्होंने वो कर दिया। तो इतनी जल्दी में, जितनी जल्दी में ये इलेक्शन का मामला, इलेक्शन तरामीम का मामला है, अल्लाह करे मईशत के मामला हल हो जाए। लेकिन हम बात करते हैं इलेक्शन तरामीम की। ईवीएम ख़त्म कर दिया गया है और आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये समझते हैं कि हम उनके वोट कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम उनके वोट कहाँ ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें ईवीएम पर कोई एतमाद नहीं है, ये आरटीएस की तरह बैठने जाए इसलिए इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अब ये तरामीम भी हो गई, नैब तरामीम भी हो गई, अब ज़रा सेफ जोन में आ गई है इत्तेहादी हुकूमत। अच्छा, एक मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो इंतखाबात को शफाफ बनाने का मुतालबा है ना, ये बहुत तवील अरसे से मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो भी करती रही हैं, फिर पीपल्स पार्टी भी, फिर मियाँ नवाज शरीफ को जब वो हुआ तो मियाँ झटका सा लगा तो उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा। हमारा जो मुल्क है ना जी, ये ऐसा मुल्क है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मशीनरी हैं, इनको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जैसे दुनिया करती है। हमारे यहाँ इसके बहुत सारे मसाइल हैं। सिक्योरिटी बड़ा मसला। आपके सामने आरटीएस सिस्टम बैठा, वो आज तक पता नहीं चला कैसे बैठ गया। जो जीतने वाले थे वो हार गए, जो हारने वाले थे वो जीत गए। अगर यही सिस्टम देखें, ये वन क्लिक पे रखा हुआ है। और जो अमेरिका के, आपको पता है इलेक्शंस के बारे में हुआ कि जी सोवियत रूस वालों ने हैक कर लिया, वो हैक कर लिया गया था उनका डाटा सारा, जो है साइबर अटैक्स जो साइबर अटैक्स। तो ये इस खौफ की वजह से अभी हमारे लोग हैंडल नहीं कर सकते। जो गांव में हैं, आपको पता है, जो देहातों में आप खुद जाते रहते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ के लोग तो मतलब ये मैनुअल सिस्टम का वोट, उनका वोट जाने से पहले ही वोट जो है वो पोल हो चुका होता है। तो उस मशीन पे फिर कौन वो करता। तो अभी जो है ये मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, इस ईवीएम पे बहुत देखें, खान साहब को 33% वोट पड़े हैं, बाकी वोट उनके मुखालफ पड़े हैं, मुखालफ पार्टियों को। तकरीबन 60 वो मुखालिफ पार्टियाँ जो हैं वो जो कुछ कर रही हैं उनको भी तो वोट पड़ा है और वो सारे ईवीएम के खिलाफ हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो ईवीएम वाला मसला हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। इलेक्शन के हवाले से तरामीम है, ये अच्छा हो ये बहुत अच्छा हुआ है। इससे एक कोई तनाज़ा नहीं पैदा होगा और लोग जो हारेंगे वो अपनी हार मान लेंगे, जो जीतेंगे वो जीत मांग लेंगे। लोग इसमें भी एतराज़ करते रहते हैं। लेकिन 33% इसका आप हवाला दे रहे हैं जो ये जीते थे, वो तो नहीं मानेंगे ना। वो नहीं, देखें जी, वो 33% तो आपने देख लिया है ना कि धरने में कितने लोग थे, उनमें भी से तो वही लोग हैं ना। एक इलेक्शन में मैं आपको बताऊं, सियासत में दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एक सियासत में होता है कि आप जलसे कर रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। एक वो होता है कि इलेक्शन वाले दिन उस जुलूस को आपने वोटिंग करानी होती है, उनसे वोट डलवाने होते हैं। ठीक है, वो बड़ा अहम काम होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने जलसों में हर दफ़ा लोगों को यही कहती थी इलेक्शन कैंपेन में कि कल आपने सुबह 9 बजे उठना है और 9 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाना है और वोट पोल करना है। बिल्कुल सही तो है। ये खान साहब अब जब कराएंगे ना तो खान साहब को पता चलेगा। अगर ये जीत के आते हैं, कौम इनके हक में देती है, तो फिर ईवीएम लें, जो मर्जियाँ लें, और अगर नहीं आते तो फिर इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। इसी पे गुजारा करना पड़ेगा जो मतलूबा सहूलत मुयस्सर है। अच्छा, इसके साथ साथ वो नैब वाला मामला भी जरा उस पर भी डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब जिक्र करेंगे कि कौमी असम्बली में आज इलेक्शन तरामीम का भी बिल मंजूर किया गया और नैब तरामीम का भी। अब नैब तरामीम के हवाले से उसमें बहुत से तरीक़ाकार जो थे, बिलखुसूस चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से भी किया गया। फिर सूबाई और वफाकी टैक्स के मामला जो हैं वो नैब के दायरे अख्तियार से निकाल दिए गए हैं। इसी तरह जो तरक्याती मनसूबाजात के मामलात हैं, हुकूमत जो करेगी उसको भी नैब के दायरे अख्तियार से निकाल दिया गया है। फिर एहतसाब अदालत के जजेस की जो तैनाती है और उसकी मुद्दत है उसका भी तयन किया गया है। उसमें कुछ बहुत सारी रिफॉर्म्स जो हैं इस नौयत की गई हैं। सियातरीन साहब, अब ये जो दायरा अख्तियार से बहुत से मामलात निकाल दिए गए हैं, उसमें मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान तो ये चाहते थे, ये मौजूदा जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, कि यार नैब से तो हम बाहर निकलें, नैब का जो है। और फिर उन्होंने कहा कि 24 घंटों के अंदर मुलजिम को जो है उसके सबूत शवाहिद के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तो अब थोड़ा सा ये सुकून का सांस भी मेरे ख्याल में इनको मिल गया। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये नैब जो है ना, नैब तो एक, आपको याद होगा जैसे आसफ सईद खोसा साहब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्या लोगों को पकड़ के और 1 साल बाद कहना कि आप बताओ क्या ये जो है ना, ये आपने कहाँ से लिए हैं, इसका सबूत दो। आप प्रोसिक्यूशन एक कर रहे बंदे थे पे वो। आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर सबूत भी उससे मांगते हैं, तो उसको सीधा किया गया है कि जी आपके पास सबूत हैं तो पकड़ें, वरना ना पकड़ें। दूसरा, जो सरकारी अफसरान के बारे में, सरकारी अफसरान कोई फाइल ही साइन नहीं करते थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमें पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ब्रीफिंग में ये कहा कि मैंने जब इनसे बुलाया, कहा कि LNG आपने क्यों नहीं मंगवाई, उन्होंने कहा जी नैब का खौफ था जिसकी वजह से हम ये नहीं कर रहे थे। तो बात ये है कि फिर काम कैसे होगा कि हर बंदा ही आप कहें करप्ट है और हर बंदा ही जो है वो लूट मार कर रहा है, तो सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम चलाने के लिए किया, जिसके खिलाफ आपके पास सबूत हैं वो आप रखें, पूरे सबूत कंप्लीट हों, कोर्ट में दिखाएं जी ये सबूत हैं और ये इसको पकड़ना चाहते हैं, तो फिर पकड़ लेना जिसको। किसको कौन कहेगा ना पकड़ें। तो चलें मैं चलें, समझता जिन हूं पे केसेस थे नैब के, जिनके हवाले से इमरान खान साहब और PTI ये कहती है कि ये तो जमानतों पर हैं और आधी काबीना तो तकरीबन जमानतों पर बैठी है, तो अब इस नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है, इनके सर से ये इल्ज़ाम भी गया। इनके ये बिल्कुल ये अगर कोई होगा तो यार 11 साल आसफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, कोई चीज़ साबित नहीं होगी, मुल्क के सदर बन गए, उस नैब का क्या फ़ायदा। तो ये और यही बात तो PTI हुकूमत करती थी तरीन साहब कि ये नैब तरामीम चाहते हैं, ये NRO चाहते हैं, ये अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं केसेस से। इतने पैसे तो आसफ अली जरदारी से वसूल नहीं होने थे जो उनके ऊपर लग गए हैं। जो केस की, वो एक हसन वसीम अफजल साहब थे डिप्टी चेयरमैन, और वो कभी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, कभी हॉलैंड जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं कि सबूत इकट्ठे करने जा रहा हूँ, उनके टूर्स के पैसे पैसे। शहजाद अकबर साहब हैं ना, शहजाद अकबर साहब देख मियां लें। साहब के, तो ये सियासी मकासद के लिए जो इस गरीब कौम के पैसे इस्तेमाल होते रहे हैं वो नहीं हुए। ये कोई NRO नहीं लेना चाहते। अब आप सुन लें, ये तो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटियाँ मौजूद है ना। खान साहब तो 4.5 साल रहे हैं ना। अभी फराह गोगी और बाकी लोगों की इंक्वायरियाँ हो रही हैं। अब आने वाले अगले 2-3 हफ्तों में आप देखिएगा कि किस किस के खिलाफ केस बनते हैं और कितने लोग पकड़े जाते हैं। आप भूल जाएंगे बाकी दास्तानें। ये फराह गोगी से जो इंक्वायरियाँ होंगी और इसके बाद जो लोगों को होंगी और बाकी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे जो कुछ होता रहा है और कैश लेते रहे हैं और कैश कैसे वहाँ जाता रहा है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि NRO कौन मांग रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी है कि चेयरमैन नैब जो है वो दोबारा नहीं हो सकेगा और ये वो तो सारी चीजें मेरे ख्याल में जो ये डिमांड्स करते रहे उसको उन्होंने हल कर दिया, अब अपने हक में कर दिया। बिल्कुल ठीक है कि चेयरमैन नैब बस 3 साल रहा है, फिर दूसरा आ जाए, ताकि ये ना लगे कि कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब चूंकि नैब की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात हो रही है, तो ये बड़ा अहम मामला है कि ये तो बड़े बड़े केसेस हैं। करप्शन कोई पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, अरबों खरबों की करप्शन है कि नहीं है, और ख़जाने की क्या सूरत हाल है। एक छोटा सा मामला जो एक आम आदमी का है, जो आपके घर का है, मेरे घर का है, कैमरे के पीछे खड़े हुए इस कैमरामैन के घर का है और हमारे प्रोड्यूसर के भी घर का है, हर आदमी के घर, वो है ये दूध की फ़रोख्त के हवाले से। अच्छा जी, वो कंपनी के लोग जो हैं वो अपने इश्तिहारात दे रहे हैं कि जनाब पैकेट वाला दूध लें, ये करें वो करें। वो अपनी इश्तिहारी मुहिम में लोगों को क्या नाम दिया जाए, भोला बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरी जानिब ये खुला दूध है जो कि हमारे यहाँ चलता था, खालिस दूध की बात थी, उसमें पानी की मिलावट है। इस्लामाबाद में इस हद तक बहुतात हो गई है कि 200 बच्चा बीमार हो गया है ये दूध पीने से, जो खुला दूध लिया जा रहा है। और जाहिर है इसी से ही फिर कहा जाता है कि खुला दूध ना ले, ये तो बीमारियों की दुकानें हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सूरत हाल ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया के लोग हैं, पहले हमजा शफ़कात साहब थे, वो यहाँ हमारे ऑफिस में भी आए हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कुछ जगहों पर लोगों को भेजा दूध चेक करने के लिए। अब मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना खुला दूध है, ये दूध के जो बाड़े बने हुए हैं, आप यहाँ चले जाएँ, उन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है, उन्होंने 3 बाल्टियाँ रखी हुई हैं जी, जिसमें भैंसों का पहले दूध डालेंगे और जैसे रश हो जाएगी, देखेंगे कि अब लोग ज़्यादा हो गए हैं, पीछे कमरों में उनके लोग फिर बाल्टियाँ भर भर के लाते हैं, जो मिलावट शुदा पाउडर होता है, वो पाउडर वाला दूध डाल रहे हैं। वो पाउडर वाला दूध जब बच्चे पीते हैं छोटे, फिर उनके पेट ख़राब होते हैं, फिर उनको बीमारियाँ होती हैं। तो इस्लामाबाद ये वफाकी दारुल हुकूमत है, एतजाज़ साहब, यहाँ दूध चेक करने का कोई निज़ाम नहीं है। और जो इंतजामिया की निज़ाम है, चेक नहीं किया जाता। अब आप देखें, आप किसी भी बाड़े पे चले जाएं, दूध का जो है, आप किसी पे चला जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं, जो CDA के अफसरान हैं, जो बाकी अफसरान हैं, उनके लिए वो भैंस का दूध निकाल के लाएंगे और वही बाल्टी उनके डब्बे में डाल देंगे। वो अपनी बाल्टी में नहीं डालेंगे, वो डायरेक्ट उनको तो दूध मिल जाता है साफ। ठीक है। और बाकी जो आम आदमी जो पैसों से लेते हैं, जो कोई 140 रुपये, कहीं 150 रुपये, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रेट हैं, वो अवाम को लूट रहे हैं और जहर दे रहे हैं। और ये पूरी जो हमारी इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, ये कोई उन पर तवज्जो नहीं दे रही कि दूध में इतनी स्मेल आ रही है,
इतनी बदबू उसमें होती है और लोगों को वो दे रहे हैं, पता नहीं उसमें कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं कौन सा नहीं। और इंतज़ामिया जो वो सोई हुई है, क्योंकि इंतज़ामिया के अफसरान के घर जो दूध जा रहा है वो साफ़ सुथरा जा रहा है और बाकी पूरा वफाकी दारुल हुकूमत है। मैं समझता हूँ इस पर राना सनाउल्लाह खान साहब से भी बात करेंगे किसी वक्त, मैं उनसे भी कहूँगा। मैं समझता हूँ कि डीसी इस्लामाबाद को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यकीनन वो अगर सुन रहे हैं तो उनको लेना चाहिए एक्शन। डीसी इस्लामाबाद जो आए हैं उनको आके इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये जितने बड़े मौजूद डीसी हैं, इस्लामाबाद को नहीं सर, पूरे मुल्क का मसला है ये इस मुल्क के हर शहर का मसला है। दूध में मिलावट इस मुल्क के हर शहर का मसला है। डीसी इस्लामाबाद का जहां दफ्तर है, उनके दफ्तर से चंद किलोमीटर पे अगर आप उनके ऑफिस से, डीसी ऑफिस से आप 0 पॉइंट पर की तरफ आएँ तो रास्ते में चंद किलोमीटर के फासले पर भैंसों के बाड़े हैं। और जहां ये 2 नंबर दूध बिक रहा है, 4 बजे के 3:30 और 4 के दरमियान आप वहां चले जाएं, उस वक्त दूध फरोख्त हो रहा होता है, वहां से सैंपल लिए जाएं और आप देखें कि क्या जहर इस इस्लामाबाद के लोगों को पिलाई जा रही है। वो आपने ठीक कहा कि पूरे मुल्क में है, लेकिन ये इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल का तो कोई ख्याल रखें। मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनके दफ्तर से आप 0 पॉइंट की तरफ आएँ और रास्ते में जो वहाँ के दूध के बाड़े बने हुए हैं, जहाँ भैंसें खड़ी हुई हैं, चेक करें कि एक इंजेक्शन भी उनको लग रहे हैं और जो भैंसों वाला दूध है उसमें मिलावट वाला जहरलूद दूध मिला के लोगों को दिया जा रहा है। तो इससे सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने ये बताया है, मुख्तलिफ डॉक्टरों ने ये बताया, हमें फ़ोन करके डॉक्टर्स ने बताया है कि पिछले 2 दिन के दौरान 200 से ज़्यादा बच्चे ये वाला दूध पी के बीमार हो रहे हैं और उनके वालिदैन महंगा दूध खरीद रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि इंतज़ामिया के लोग सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहे। महंगा दूध लेके बीमारियां खरीदी जा रही हैं जिस नौयत की। अच्छा, इसमें अब जो तरीकाकार है आपके इल्म में है, ये बाड़े में अगर कोई टीम छापा भी मार दे, वो जाके चेक कर दें तो वो ज़ाहिर खालिस दूध आगे कर देते हैं, वो चेक करते हैं, ओके करके वो निकल जाते हैं, उसके बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? क्या या तो फिर पुलिस तैनात कर दी जाए, हर बाड़े के ऊपर एक बंदा खड़ा हो जो मुसलसल। कोई पुलिस नहीं जी, आप एक दफ़ा अपने आदमी लोगों को भेजें, वहाँ से वो दूध लें और दूध लेने के बाद वो दूध चेक कर लिया जाए। अगर आप पहले इंतजामिया के लोग जाके बैठ जाएंगे फिर तो वो नहीं करेंगे ना। आप अपने लोगों को भेजें या जो लोग वहाँ से दूध लेके जा रहे हैं उनके डब्बों से आप सैंपल लें और उसके बाद आप चेकअप कराएं। आप यकीन करें कि ये 2-4 लोगों को आप पकड़ लें, ये बिल्कुल सब सीधे हो जाएंगे। ये खान साहब बहुत इस्लामी टच भी देते हैं और बड़ी बात करते हैं। इन्होंने कभी कहा कि हमारे मुल्क में यार कोई भी हुकूमत आई हो, इन्होंने मिलावटखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। कोई ऐसी हुकूमत ये अवाम के लिए नहीं सोचती। यार हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं और दुनिया की बाकी सारी कौमों से और दुनिया की बाकी सारे लोगों से हम बहुत अफजल हैं। हमारा काम क्या है? दूध में मिलावट हम करते हैं, दवाइयों में मिलावट हम करते हैं, गोश्त में पानी हम भरते हैं, सारी 2 नंबरियां हम करते हैं। हमारे ताजर जो हैं वो इस तरह करप्ट हैं कि रमज़ान में वो 15-20 तारीख तक लूट मार करते हैं, उसके बाद उम्रे पे चले जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये दूध के जो मामलात हैं, ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इस पर तवज्जो करनी चाहिए और ये चेकअप करना चाहिए जितने बाड़े हैं यहाँ 2 नंबर और जहर दूध फरोख्त हो रहा है। ठीक है, ये एक डिमांड है, आम आदमी हमसे कह रहे हैं, ज़ाहिर है हर आदमी के घर का मसला है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचे, इंतज़ामिया तक हमारी ये बात पहुँचे और ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।